जाएगा। ये जनरलाइजेशन। और रेप्लिकेशन, अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट में एक फाइंडिंग को आइडेंटिफाई करते हैं तो वही फाइंडिंग जो है वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी होगी। अगर दिल्ली में हमने पानी को गर्म किया और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने पर ही बॉयल हुआ है, तो अब हम अगर यूएसए में इसी एक्टिविटी को रेप्लिकेट करेंगे तो यूएसए में भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो बॉयल होगा। रेप्लिकेशन, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा तो भी साइंटिफिक एक्टिविटी सिमिलर। अगर रेप्लिकेशन ना होता तो मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी भी एक साइंटिफिक फॉर्मेशन है, सभी चीजें सेम है। उसकी स्टडी अगर किसी सर्जरी के स्टूडेंट ने किसी बॉडी की फॉर्मेशन को पढ़ा है और उसने हार्ट का ऑपरेशन किया, हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है चेस्ट में, ये एक जनरलाइज्ड नॉलेज है। और इसको अगर आप रेप्लिकेट करेंगे तो वो हमेशा सेम रिजल्ट देगा। अगर रेप्लिकेशन नहीं होता तो अगर एक पेशेंट का हार्ट लेफ्ट में था, उसके बाद दूसरे का ऑपरेशन किया, उसका राइट में पाया गया, तीसरे का जो है वो पेट में पाया गया, वो रेप्लिकेबल नहीं है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं है और उसमें जनरलाइजेशन भी नहीं है। तो इनफैक्ट मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में अपनी थॉटफुलनेस को यूज करते हुए, इंजीन्यूटी को यूज करते हुए अपने जनरलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें अगर एकेडमिक थिंकर बनना है, बेसिकली एकेडमिक राइटर बनने के लिए एकेडमिक थिंकर बनना बहुत आवश्यक है। तो अगर हमें एकेडमिक थिंकर बनना है तो हमें ये देखना होगा कि अभी तक हमने क्या सीखा, एकेडमिकली साइंटिफिकली हमने क्या सीखा है और उसमें कहाँ पर कमियां हैं जिनको हम दोबारा भर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कमी जो हमें ढूंढनी है अपने अंदर वो ये है कि क्या हम इस लायक हैं कि हमारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको हम अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज को रिसर्च की फाइंडिंग में अप्लाई करने की काबिलियत नहीं होगी तो हम एक अच्छे एकेडमिक राइटर नहीं बन सकते। एक, क्योंकि जो जो हम सोचेंगे वही लिखेंगे। तो एकेडमिक थिंकर बनने के लिए यू शुड बी एबल टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज इन रिसर्च फाइंडिंग्स। दूसरी बात यह है कि अ, हम जो हम कौन से पॉपुलेशंस पे काम कर रहे हैं, उसमें हम हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस, पर्सनल इंटरेस्ट, फीजिबिलिटी एंड चॉइसेस, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन अगर निगेटिव है तो समाज में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा हुआ है। तो जिस रिसर्चर ने ये सोचा था कि इसमें बच्चों को टारगेट किया जाए, क्योंकि एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन उस उस एज स्टेज में जो एडोलेसेंस की है तभी फॉर्म होता है, उस समय ही उसको चेंज कर दिया जाए। तो ये उसकी एक बड़ी क्लेवर चॉइस थी, जो उसको एक परफेक्ट रिसर्चर बनाती है। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन योर वर्क टू ले पीपल, अगर आपको अगर आपने कोई साइंटिफिक वर्क किया है और उसको आप किसी नॉन एक्सपर्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उस सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो समाज का व्यक्ति है, और चूंकि साइंस इज ए सोशल एंडेवर, रिसर्च इज ए सोशल एंडेवर, आप कोई भी रिसर्च करते हैं वो सोसाइटी के लिए करते हैं। तो समाज का, सोसाइटी का मेंबर जो आपके सब्जेक्ट को नहीं जानता है वो भी उस वर्क से रिलेटेड है। तो अगर आप अपने काम को उस व्यक्ति को नहीं समझा सकते तो आप एक परफेक्ट एकेडमिक थिंकर नहीं है। और अगर आपको एक अच्छा एकेडमिक राइटर बनना है तो आपको ये स्किल डेवलप करनी होगी कि आप कोई भी साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, कोई भी साइंटिफिक आउटकम्स कर रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिए तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को एक्सप्लेन कर पाए अच्छी तरह से और वो आपको फीडबैक दे कि हाँ मुझे समझ में आ गया जो आप समझा रहे हैं। तभी आप जो है एक परफेक्ट रिसर्चर एंड साइंटिस्ट कहलाया जा सकते हैं।
अब हम आते हैं एनालिटिकल राइटिंग के स्टाइल्स पर। थ्योरेटिकल बातें हो गई, अब जरा सी थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। तो कुछ स्टाइल्स ऑफ राइटिंग है, जिनमें से एक है कंपैरेटिव एनालिसिस। अभी हम आगे उनको अलग अलग स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे। फिर है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये सब रिसर्चेस के टाइप हैं जो जो आपके स्टाइल ऑफ राइटिंग को जन्म देते हैं। फिर है आर्गुमेंटेटिव स्टाइल एनालिसिस। फिर थीमेटिक एनालिसिस है, और उसके बाद क्रिटिकल एवेल्युएशन है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है, वी आर कंपेयरिंग टू और मोर आइटम्स सच एज थ्योरीज, स्टडीज, मॉडल्स। कुछ थ्योरीज हैं, मान लीजिए आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में दो अलग अलग थ्योरीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कौन सी हमारे कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा फिट बैठती, तो ये आपका एक कंपैरेटिव एनालिसिस। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये होता है कि आप सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो हैं वो किसी भी दो आइटम्स में आइडेंटिफाई करते हैं। और इसका स्टाइल यही होता है, व्हेन स्टडी ए सजेस्ट वन this thing, study B suggests this. So in this way you are comparatively analyze and kind of hedonize that which one is better for a certain context. इसमें इसमें जो टिप है करने की वो ये है कि आप कंपैरिजन टेबल्स या मैट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं, जो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा एक अच्छी कंपैरेटिव एनालिसिस लिखने में। फिर आते हैं कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस की ओर। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स और कॉन्सेप्ट्स। देखिए, सोसाइटी में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, सोसाइटी में क्या ही कहिए, इस यूनिवर्स में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, वो कोई ना कोई चीज, किसी हर किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई है, रन कर रहे हैं, और फिर वहां पर रेजिस्टेंस होता है, यानी कोई ना कोई कारक है, किसी ना किसी कारण का कोई ना कोई कारक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन। जब कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसका एग्रेशन बढ़ जाता है। उसका फ्रस्ट्रेशन कम कर दीजिए, एग्रेशन कम हो जाए। ये तो फ्रस्ट्रेशन कॉज है और एग्रेशन जो है इफेक्ट है। तो इसी प्रकार से आप कॉजल रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करते हैं जब, तो वो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस कहलाती है। इसका पर्पज होता है वही जो अभी बात कही कि हाउ वन थिंग इन्फ्लुएंसेस अनदर। तो इसमें यही एग्जांपल है, इफ समथिंग इज, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर आपको प्रेशर कम करना है तो टेम्परेचर कम कर दीजिए। प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं, तो प्रेशर कुकर में अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया, बस केवल उसके अंदर पानी और खाना रखा हुआ है, उसको बंद कर दिया, तो उसमें प्रेशर बन ही नहीं रहा है। लेकिन नीचे से जब गैस ऑन करते हैं, उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अब प्रेशर कम करना है तो टेम्परेचर कम कर दीजिए। तो ये कॉजल रिलेशनशिप। तो अब इसको लिखते समय क्या करना है, क्लियर लिंकेज वर्ड्स यूज करने, जैसे बिकॉज, ड्यू टू, एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली। ये कुछ शब्द हैं जो हमारी एनालिसिस कॉज और इफेक्ट एनालिसिस राइटिंग में काम आते हैं। तो जैसे केस कंट्रोल स्टडीज हैं, जैसे क्वाजी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, क्लस्टर कंट्रोल ट्रायल्स हैं। इनमें जो है क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इनमें हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस लिख रहे होते हैं। सॉरी। फिर हम आते हैं आर्गुमेंटेटिव एनालिसिस पे, जो एक और स्टाइल ऑफ राइटिंग है। वी आर प्रेजेंटिंग ए क्लेम एंड सपोर्टिंग इट विद एविडेंस। ये काफी कुछ जर्नलिस्टिक अप्रोच होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जर्नलिस्ट जब लिखते हैं आर्टिकल, जर्नलिस्ट जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वो एक अलग चीज होती है,
वो तो केवल किसी इवेंट को लिख रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब किसी कॉलम वगैरह में लिख रहे